टीम दृष्टि प्रस्तुत कर रही है किताबों की एक नई श्रृंखला प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज। इस सीरीज में हैं 6 पुस्तकें जिनकी मदद से आप कर सकेंगे प्रीलिम्स परीक्षा के लिए 10,000 से अधिक प्रश्नों का अभ्यास, ताकि परीक्षा में अधिकांश प्रश्न आपको जाने पहचाने से लगें और आप आसानी से भेद सकें प्रीलिम्स का चक्रव्यूह। इन किताबों में शामिल हैं आज तक पूछे गए व भविष्य के लिए संभावित सभी प्रश्न, आईएएस, पीसीएस, यूजीसी नेट, सीडीएस, एनडीए व सीएपीएफ आदि सभी परीक्षाओं के प्रश्नों का संकलन, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की विस्तृत व्याख्या। प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज की 6 किताबें हैं। भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था 1600 से ज्यादा प्रश्न, भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति 2300 से ज्यादा प्रश्न, भूगोल एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी 2500 से ज्यादा प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था 1200 से ज्यादा प्रश्न, सामान्य विज्ञान एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी 1500 से ज्यादा प्रश्न, भारत 2020 बजट, आर्थिक सर्वेक्षण व करंट अफेयर्स, इसमें हैं 1500 से ज्यादा प्रश्न। खरीदने के लिए संपर्क कीजिए अपनी नजदीकी बुक शॉप से या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट drishtiis.com या मंगवा लीजिए अमेज़न अथवा फ्लिपकार्ट से। आपकी सुविधा के लिए इन किताबों के डायरेक्ट लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस एडिटोरियल एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। इस एडिटोरियल एनालिसिस में हम 3 चीजें करते हैं। पहला, एडिटोरियल का लिंक स्थापित करते हैं यूपीएससी सिलेबस के साथ। दूसरा, एडिटोरियल के की पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। और तीसरा, एडिटोरियल में आए हुए की कॉन्सेप्ट्स जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन पर भी चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हमने टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया है और ये 24 जुलाई को आया है। एडिटोरियल का शीर्षक है डिसेंट कंटेम्प्ट और ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है और उसको किसी एक व्यक्ति के क्रिटिसिज्म से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसका सिलेबस के साथ लिंकेज। तो ये डायरेक्टली लिंक होता है जीएस पेपर 2 के साथ, जहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी इंपॉर्टेंट एरिया है सिलेबस के। और इसके अंतर्गत ये जुडिशरी से लिंक होता है क्योंकि यहाँ बात होगी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में। तो सिलेबस के साथ लिंक स्थापित करने के बाद आइए देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल के की पॉइंट्स में जाने से पहले आइए समझते हैं कि मुद्दा क्या है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, और ये है लॉयर एक्टिविस्ट मिस्टर प्रशांत भूषण, और ये है ट्विटर जो कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने प्रशांत भूषण जी के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की है, और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की गई हैं इनके 2 ट्वीट्स के खिलाफ जो इन्होंने जून 27 और जून 29 को किए। और जून 27 वाले ट्वीट में प्रशांत भूषण जी ने आरोप लगाया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक स्टेशनरी सुपर बाइक को राइड करते हैं बिना किसी मास्क के, बिना किसी हेलमेट के, जबकि सारे कोर्ट्स को लॉकडाउन के दौरान बंद रखा गया है और जिससे कि नागरिकों को जो एक्सेस टू जस्टिस है, यानी कि जो न्याय के लिए उनके पास रास्ता होना चाहिए, उसको बंद रखा गया है। और दूसरा जो ट्वीट उन्होंने किया जून 29 को, उसमें उन्होंने आरोप लगाया कि 4 फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक भूमिका निभाई है पिछले 6 सालों में जो डेमोक्रेसी का डिस्ट्रक्शन हुआ है और एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी पूरे देश भर में रही है। तो इस तरीके का आरोप उन्होंने अपने दोनों ट्वीट्स में लगाया। और यहाँ आप देख सकते हैं वो तस्वीर जिस पर उन्होंने पहला ट्वीट किया, जिसमें कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं श्री शरद ए बोबडे जी, वो इस बाइक में बैठे हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने ना कोई मास्क लगाया है ना कोई हेलमेट पहना हुआ है। लेकिन इस तस्वीर से ये साफ नहीं है कि वो सिर्फ बाइक में फोटो खिंचाने के लिए बैठे हैं या उन्होंने ये बाइक चलाई भी है। लेकिन इन दोनों ट्वीट का सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने संज्ञान लिया है और सुओ मोटो यानी अपने आप स्वतः ही उन्होंने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की है प्रशांत भूषण के खिलाफ और ट्विटर इंडिया के खिलाफ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बेंच का मानना है कि इन ट्वीट्स के द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है उसकी मानहानि हुई है और इसके द्वारा जो अथॉरिटी और डिग्निटी है सुप्रीम कोर्ट की और जो ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की डिग्निटी है उसको भी जनता की नज़रों में कम किया गया है।
अब यहाँ हमें जानना चाहिए कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अपने आप में एक कंट्रोवर्शियल प्रोविजन है और बहुत सारे देश जैसे कि यूके हैं, यूनाइटेड स्टेट्स हैं, इन्होंने भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को अपने स्टैट्यूट बुक से हटा लिया है, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, यानी कि प्राकृतिक न्याय के जो प्रिंसिपल्स हैं उसके भी खिलाफ जाता है। क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का एक कार्डिनल प्रिंसिपल है कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही केस में जज नहीं होना चाहिए, और दूसरा है कि आप दूसरी पार्टी को भी सुनिए। तो जो पहला प्रिंसिपल है कि आपको अपने ही केस में जज नहीं होना चाहिए, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जब कोर्ट अपने ही कंटेम्प्ट में कार्रवाई करती है तो ये वायलेट होता है। और अगर डेमोक्रेसी के लिहाज से भी देखा जाए तो जो आलोचना है या क्रिटिसिज्म है उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के द्वारा जो प्रोटेक्शन मिली हुई है वो उसके पास होनी चाहिए, और कोर्ट को भी इस पर विचार करने की जरूरत है। जहां तक प्रशांत भूषण जी की बात है तो उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स का ये एक इकलौता मामला नहीं है। उनके खिलाफ एक और मामला 2009 का है जो कि अभी फिलहाल में चल रहा है, जिसमें कि उन्होंने तहलका मैगजीन को एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया था कि कई सारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी करप्ट प्रैक्टिसेस में शामिल रहे हैं, और इस बात का भी सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही संज्ञान लेकर उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट किया था, और इसकी लास्ट हियरिंग 2012 में हुई थी, और अब दोबारा इसकी हियरिंग अगस्त 5 के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रखी है। तो ये मामला भी प्रशांत भूषण जी के खिलाफ चल रहा है। और इसके साथ ही पिछले साल प्रशांत भूषण जी के ऊपर एक और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बना, जब उन्होंने ये आरोप लगाया कि गवर्नमेंट ने मिसलीड किया है कोर्ट को सीबीआई डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट वाले केस में, और तब उन्हें कोर्ट से माफ़ी मांगनी पड़ी और वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला रफा दफा हो गया। तो जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोविजन है इसके कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी। तो आइए अब देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल कहता है कि जो वेस्टर्न जुरिस्डिक्शंस हैं, यानी कि जो पश्चिमी न्याय व्यवस्था है, वहाँ आलोचकों के विरुद्ध आपराधिक अवमानना यानी कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट के पावर्स पर जजेस के द्वारा स्वयं ही नियंत्रण लगाया गया है। और कई सारे देश हैं जिनमें कि यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स प्रमुख हैं जिन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को अपने लॉ बुक से हटा लिया है। और एडिटोरियल कहता है कि जब भी कोर्ट्स ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की शक्ति का प्रयोग किया है, इससे असंतोष ही पनपा है, और इसके द्वारा ऐसा लगता है कि न्यायपालिका आलोचना के अवसर को रोकना चाहती है, जो कि एक लोकतंत्र में सही बात नहीं है, जहां की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। और जो लॉयर एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण है और सोशल साइट ट्विटर है, इनके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान यानी कि सुओ मोटू एक आपराधिक अवमानना की कार्यवाही ने फिर से इस बहस को उठाया है कि क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लॉ बुक्स में बने रहना चाहिए या अब इसको हटाने का वक्त आ गया है। और ये मामला इसलिए और भी चिंताजनक है क्योंकि आज के समय में सुप्रीम कोर्ट के पास भी बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण मामले हैं जिन पर कार्रवाई ज़्यादा जरूरी है, बजाय कि सुप्रीम कोर्ट अपनी ही आलोचना के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग चलाए। और एडिटोरियल भी कहता है कि सोशल मीडिया के आगमन के साथ सरकार, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया से लेकर निजी कंपनियों तक सारी संस्थाओं को उचित और अनुचित कारणों से लगातार आलोचना या निंदा का शिकार होना ही पड़ता है, और इसको रोकना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि सोशल मीडिया की प्रकृति ही ऐसी है कि जिसमें हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, और अगर इसे रोका जाएगा तो फिर ये सोशल मीडिया नहीं रहेगा। और एडिटोरियल भी कहता है कि इंटरनेट पर जो भारी मात्रा में कंटेंट अवेलेबल है उससे अथॉरिटीज़ के लिए ये काफ़ी बड़ा प्रश्न बन गया है कि कैसे फ्री स्पीच और पब्लिक इंटरेस्ट के बीच एक संतुलन बनाएं। और एडिटोरियल कहता है कि अगर भारत की स्थिति को देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा से जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके लिए अवसर निर्माण करने में उसने एक अहम भूमिका निभाई है। उदाहरण के लिए एडिटोरियल बताता है कि सेडिशन जैसे लॉ यानी कि जो राजद्रोह का कानून है सेक्शन 124A आईपीसी का, इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने ही ऐसी व्यवस्था बनाई है कि केवल आसन्न खतरे यानी कि इमिनेंट डेंजर के मामले में ही राजद्रोह के आरोप लगाए जा सकते हैं। और इसके द्वारा जो स्टेट का ओवररीच है यानी कि सरकार के द्वारा जो मनमानी कार्रवाई की जाती है
उसके विरुद्ध एक सुरक्षा प्रदान की गई है लोगों को। और दूसरा उदाहरण है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 66A को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया था 2015 में, तो यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने हवाला दिया था आर्टिकल 19 जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को गारंटी करती है, और आर्टिकल 21 जो कि इंडिविजुअल लिबर्टी को गारंटी करता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो 66A ऑफ IT एक्ट है ये इनके विरुद्ध जाता है और इसीलिए इसको निरस्त किया गया था। तो ऐसे उदाहरण देकर एडिटोरियल ये बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही हमेशा से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की वकालत की है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में वैलिड क्रिटिसिज्म भी आता है, यानी कि जो आलोचना तथ्यों पर आधारित है या सच्चाई पर आधारित है उसे अलाउ किया जाना चाहिए। आगे एडिटोरियल बताता है कि न्यायालय की अवमानना अधिनियम यानी कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 है, ये उन कृत्यों को आपराधिक घोषित करता है जो कि न्यायालय को कलंकित या स्कैंडलाइज करते हैं। लेकिन ये बहुत व्यापक डेफिनेशन है जो कि उपयुक्त या यथार्थपरक आलोचना को भी दायरे में ले सकती है, यानी कि जो बोनाफाइड क्रिटिसिज्म है जिसमें किसी तरीके का द्वेष नहीं है और जो सच्चाई पर आधारित है उसको भी ये अपने अंदर समाहित कर सकती है। और एडिटोरियल ये सलाह देता है कि न्यायपालिका को अवमानना के कृत्यों को सरकारों के विरुद्ध व्यक्त होने वाले असंतोष की तरह ही एक सुरक्षा वॉल्व के रूप में देखना चाहिए। और ये एक बहुत अच्छी लाइन है जिसको आप अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को भी जो क्रिटिसिज्म है या आलोचना है उसे एक सुरक्षा वॉल्व के रूप में देखना चाहिए, और हर एक आलोचना को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। और यहाँ एडिटोरियल 2 कारण भी बताता है कि ऐसे लोग जो असंयमित और अनुचित विचार प्रकट करने वाले हैं और हमेशा से ऐसे विचार प्रकट करते हैं वो स्वतः ही अलग थलग पड़ जाएंगे समाज में, और उनको जन समर्थन बिल्कुल नहीं मिलेगा अगर वो बेबुनियाद आरोप लगाते जाएंगे। और दूसरा, नागरिक आसानी से किसी विचार को उसकी संपूर्णता में ग्रहण नहीं कर लेते हैं, बल्कि वह स्वयं अपना विवेक भी रखते हैं किसी भी चीज को परखने के लिए। तो कोई भी आलोचना को पब्लिक ऐसे ही नहीं मान लेगी। और एडिटोरियल यहाँ हवाला देता है न्यायमूर्ति VR कृष्णा अय्यर, जिन्होंने एक लेख में कहा था कि न्यायाधीशों की कटु आलोचना का सर्वोत्कृष्ट उत्तर ये नहीं है कि अवमानना के लिए नियमित और कठोर दंड दिए जाएं, बल्कि ये है कि न्यायाधीश उत्कृष्ट कार्य का निष्पादन करें। और ये अंग्रेजी में होता है कि बेस्ट आंसर टू अब्यूज ऑफ जजेस इज नॉट फ्रीक्वेंट ऑफ और फेरोशियस कंटेम्प्ट सेंटेंसिंग बट फाइन परफॉर्मेंस बाय द जजेस। तो अगर जजेस अपनी परफॉर्मेंस ऐसी रखेंगे और इस तरीके का न्याय करेंगे कि कोई उन पर उंगली नहीं उठा सकता है, तो अपने आप ऐसी आलोचना निरर्थक हो जाएगी। और अंत में एडिटोरियल यही कहता है कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है उसकी अगर अत्यंत संकीर्ण और प्रतिबंधात्मक यानी कि रेस्ट्रिक्टिव परिभाषा रखी जाएगी तो ये स्वयं न्यायालय के हितों को आघात पहुंचा सकती है, और ऐसा किसी लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। तो ये थे एडिटोरियल के की पॉइंट्स में। अब आइए देखते हैं की कॉन्सेप्ट्स। तो की कॉन्सेप्ट्स में देखते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो जो एक्सप्रेशन है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि न्यायालय की अवमानना, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 है, ये कहता है कि कंटेम्प्ट का मतलब है ऐसा अपराध जहां आप डिसरिस्पेक्ट दिखा रहे हैं डिग्निटी या अथॉरिटी ऑफ कोर्ट को। और इस एक्ट के अंतर्गत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को सिविल और क्रिमिनल में बांटा गया है। सिविल कंटेम्प्ट में विलफुल डिसओबीडियंस आती है टू एनी जजमेंट, डिक्री, डायरेक्शन, ऑर्डर, रिट या कोई अन्य प्रोसेस कोर्ट का, या आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी कोर्ट को दी हुई अंडरटेकिंग का उल्लंघन करते हैं। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंतर्गत ऐसी कोई भी पब्लिकेशन जिसके द्वारा कोर्ट स्कैंडलाइज हो या उसकी अथॉरिटी नीचे हो, दूसरा इंटरफेरेंस हो किसी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में, या कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में, तब ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मामला बन जाएगा। और कब ये कंटेम्प्ट नहीं होता है, तो अगर कोई इनोसेंट पब्लिकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर हो तो ये कंटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्टिंग हो किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग की, तब भी कंटेम्प्ट नहीं है। अगर किसी जुडिशियल एक्ट का फेयर क्रिटिसिज्म हो रहा है तब भी कंटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। अगर कोई कंप्लेन की जाती है किसी सुबॉर्डिनेट कोर्ट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर के खिलाफ तो उसे भी कंटेम्प्ट नहीं माना जाएगा।
और कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिश की जाती है किसी चैम्बर में हुई प्रोसीडिंग्स जो कि इन कैमरा हुई है, तो उसे भी कंटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। तो ये सब चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से देख लेना चाहिए। और क्या पनिशमेंट है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए सज़ा दे सकते हैं। और सज़ा हो सकती है सिंपल इम्प्रिजनमेंट जो कि 6 महीने तक का हो सकता है, और फाइन लगाया जा सकता है 2000 रुपये तक का, या दोनों भी दिए जा सकते हैं। और 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि उसके पास न केवल अपने कंटेम्प्ट का बल्कि हाई कोर्ट या सुबॉर्डिनेट कोर्ट या किसी भी ट्राइब्यूनल के कंटेम्प्ट के पावर्स भी हैं। और हाई कोर्ट्स के पास भी स्पेशल पावर्स हैं कि वो सुबॉर्डिनेट कोर्ट्स के कंटेम्प्ट पे एक्शन ले सके। और यहाँ हमें पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड हैं, यानी कि इनकी प्रोसीडिंग्स वगैरह को रिकॉर्ड किया जाता है और उसे एविडेंस के रूप में भी किसी अन्य प्रोसीडिंग में शामिल किया जा सकता है। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स दोनों के पास ही ये हक है कि वो अपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए एक्शन ले सकते हैं। तो अगर ये दो चीज़ें होती हैं तो उस कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है। और भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स हैं जो कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हैं। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और किस लिए ज़रूरी है कंटेम्प्ट लॉ, तो इसकी ज़रूरत पड़ती है ताकि जो डिग्निटी ऑफ जुडिशरी है उसको मेंटेन किया जा सके। और इसके द्वारा जजेस को भी ये सहूलियत होती है कि वो अपनी ड्यूटी को अच्छी तरीके से निभा सकें बिना किसी डर के, फेवर के, अफेक्शन के या इलविल के। तो इसलिए कंटेम्प्ट लॉ जरूरी है। अब देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस में। तो प्रीलिम्स में आपसे डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो इससे जुड़ते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 129 और 142 क्लॉज 2, और हाई कोर्ट्स के लिए आर्टिकल 215। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के ऊपर भी सवाल पूछा जा सकता है। और यहाँ एक खास बात है कि इसको अमेंड किया गया है 2006 में, और ट्रुथ को यानी कि सच को एक डिफेंस माना गया है कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स में। तो अगर आप सच बोल रहे हैं और ये साबित कर सकते हैं, तो अगर कोई आपके खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग हो रही है तो उसमें ये एक वैलिड डिफेंस है। और यहाँ हमें ये भी पता होना चाहिए कि कितने टाइप के कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स हो सकते हैं भारत में। तो 2 टाइप के हैं, क्रिमिनल और सिविल। और कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड कौन कौन से हैं, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स। और अगर मेंस की बात की जाए तो जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है इसकी उपयोगिता पे सवाल पूछा जा सकता है कि क्या इसे हटाना चाहिए या इसे बने रहने दिया जाना चाहिए। और एक सवाल पूछा जा सकता है कि क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्राकृतिक न्याय के नियमों के खिलाफ जाता है। तो यहाँ भी आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक न्याय के नियम क्या क्या हैं। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, क्योंकि इसमें जो जज है वो अपने ही मामले में जज होता है, तो ये प्राकृतिक न्याय के नियमों के खिलाफ भी जाता है। तो ये था आज के एडिटोरियल एनालिसिस में। फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ। धन्यवाद।